नमस्कार। आज हम गयासुद्दीन बलबन के उत्तराधिकारियों के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने बलबन के प्रारंभिक जीवन, उनका राजत्व सिद्धांत और शासक के रूप में उसके महत्वपूर्ण सुधारों के बारे में जाना था। बलबन ने अपनी मृत्यु से पहले के खुसरो को उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, किंतु उसके अमीरों ने उसके छोटे पुत्र बुगरा खां के पुत्र कैकूबाद को सिंहासन पर बिठाया के खुसरो को मुल्तान का सूबेदार बनाकर वहाँ भेज दिया। राजरोहण के समय कैकूबाद केवल 17 वर्ष का था। उसका लालन पालन दादा बलबन के कठोर अनुशासन में हुआ था, इसलिए उसने कभी किसी रूपसी पर दृष्टि नहीं डाली थी और न ही मद्यपान किया था। अब वह सब प्रतिबंधों से मुक्त हो गया और विशाल राज का स्वामी बन गया था। अब वह सुरा और सौंदर्य में डूबकर भोगविलासी जीवन में लिप्त हो गया। इस समय राज की शक्ति दिल्ली के कोतवाल के दामाद निजामुद्दीन के हाथों में आ गई। कैकूबाद उसके हाथों की कठपुतली बन गया था। निजामुद्दीन स्वयं को सुल्तान बनाने का सपना देखने लगा। इसके लिए उसने सभी प्रतिद्वंदियों को अपने मार्ग से हटाने का प्रयत्न भी किया। उसने के खुसरो की हत्या करवाई। इसके बाद वजीर ख्वाजा खतीर की दुर्दशा की। इस सब की जानकारी जब बुगरा खां को लगी तो वह सेना सहित राजधानी की ओर चल पड़ा। 1288 में अयोध्या के निकट घाघरा के किनारे दोनों पिता पुत्र का मिलन हुआ। निजामुद्दीन ने उनको मिलने से रोकने के प्रयास किए थे और कैकूबाद को पिता से युद्ध के लिए भड़काया था, किंतु बलबन के समय के कुछ स्वामी भक्त सेवकों ने पिता पुत्र में समझौता करवा दिया। निजामुद्दीन ने यह शर्त रखवाई कि बुगरा खां दिल्ली के सुल्तान का अभिवादन करेगा। बुगरा खां ने कैकूबाद का अभिवादन करने के लिए राजी हो गया। उसने जमीन पोशी और पैबोस जैसी रस्मों को अदा किया। इससे कैकूबाद का हृदय द्रवित हो गया। वह अपने पिता के चरणों में गिर गया। दोनों पिता पुत्र कुछ समय के लिए साथ साथ रहे और बाद में अपने अपने स्थानों को लौट गए। विदाई के समय बुगरा खां ने अपने पुत्र को अपना ढंग बदलने तथा निजामुद्दीन से दूर रहने की सलाह दी। दिल्ली लौटने के बाद कैकूबाद भोगविलास तो नहीं छोड़ पाया, किंतु उसने निजामुद्दीन को जहर देकर मरवा दिया। इसकी मृत्यु के बाद सुल्तान ने मंगोलों के विरुद्ध निरंतर सफलता प्राप्त करने वाले जलालुद्दीन नामक एक खलजी अमीर को दिल्ली बुलाया। उसे बुलंदशहर की जागीर दी और अपनी सेना का निरीक्षक का पद दिया। उसने उसे शाइस्त खां की उपाधि भी प्रदान की। तुर्की अमीर, जो खलजियों को गैर तुर्की समझते थे, के शत्रु थे। इसके कुछ समय बाद कैकूबाद को लकवा हो गया। तुर्क अमीरों ने कैकूबाद के अल्पवयस्क पुत्र शमसुद्दीन क्यूमर्स को सिंहासन पर बिठा दिया और इसके साथ ही षड्यंत्रों का दौर शुरू हुआ। तुर्कों ने गैर तुर्की सरदारों को मारने की योजना बनाई, जिनमें जलालुद्दीन का नाम सबसे ऊपर था। जलालुद्दीन को इस सब की भनक लग गई और वह सावधान हो गया। वह दिल्ली के निकट बहारपुर चला गया। इस समय तुर्क अमीर कच्छन वार्ता के लिए बुलाने आया, किंतु खलजियों ने उसे मार दिया। जलालुद्दीन के पुत्र राजमहल में घुसकर क्यूमर्स को पकड़कर अपने शिविर में ले आए। इनका पीछा मलिक सुरखा ने किया, किंतु वे भी मारे गए। इसके कुछ दिन बाद ही एक खिलजी मलिक ने कीलुगढ़ी के महल में घुसकर लकवा पीड़ित कैकूबाद को पीट कर मार दिया और उसके शव को यमुना नदी में फेंक दिया। जलालुद्दीन क्यूमर्स का संरक्षक वजीर बन गया और उसके नाम से शासन चलाने लगा। यह व्यवस्था अस्थायी थी और ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकती थी। जलालुद्दीन ने क्यूमर्स को कारागार में डालकर उसका वध कर दिया और स्वयं सिंहासन पर बैठ गया। इस प्रकार इलवारी तुर्कों या गुलाम वंश के शासन का अंत हुआ और एक नए वंश का शासन स्थापित हुआ, जिसे हम खिलजी वंश के नाम से जानेंगे।
और उसके बारे में आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।